बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कमल। नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें तबसरे और तज्ज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की हमारी टॉप स्टोरी वज़ीर आज़म इमरान खान का PBS न्यूज़ को इंटरव्यू है, जिसमें वो बात उन्होंने दोहराई है बेसिकली जो बहुत सारे फोरम्स पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान हर जगह हर दफ़ा कर चुके हैं कि पाकिस्तान अब किसी पार्टनर इन कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पार्टनर इन पीस हो सकता है, अमन का शराकतदार हो सकता है, किसी तनाज़े का, किसी लड़ाई झगड़े का, किसी जंग का अब हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा। अब हमें अपने मुल्क के हवाले से सोचना है, लेकिन बहरहाल ख़ित्ते में अमन व अमान, अफ़गानिस्तान में अमन व अमान वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए पाकिस्तान हर मुमकिन नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ भरपूर कोशिशें जैसे कि पहले कर रहा है अभी भी आगे भी करता रहेगा। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की हवाले से बात है तो अफ़गानिस्तान का चंक जो है वो अपने प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। अफ़गानिस्तान में अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान अब आपके इल्म में है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी लड़ाई की खबरें, उनके दरमियान बाकायदा जंग की खबरें जो है वो आ रही हैं। कहीं पर तालिबान पसपा होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस दावा करती हैं, कहीं पर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि अच्छी खासी जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस पसपा होती हुई नज़र आ रही हैं हमें। कहीं वो किसी ताजिकिस्तान चली जाती हैं, सरेंडर कर देती हैं। पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों कल ही बल्कि हमने देखा कि ISPR की तरफ से बाकायदा जो है वो बताया गया कि फ़ौजी वापस भी किए हैं अफसरान समेत। बिल्कुल तो बहरहाल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल और क्रूशल है, उस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ कुछ जिक्र करेंगे कोरोना सूरत हाल का भी। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पर जो भारतीय किस्म है डेल्टा, उसके केसेस बड़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि अब क्या मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नई किस्म सामने आ रही है। वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे मौसम की भी, क्योंकि मौसम के जो असरात हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सवेर किस्म के होते नज़र आ रहे हैं। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशें मुसलसल हो रही हैं। इसके नतीजे में जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब भी आ रहे हैं। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, सूरत हाल क्या है, बेहतरी की कहाँ कहाँ पर किस हद तक ज़रूरत है और हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, ये तमाम तर बातें हम करेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए। कुछ अल्फाज जंग का इख्तिताम होते हैं, उन्हें हरगिज़ फरार न होने देना, और कुछ अल्फाज आगाज जंग, उन सबको खत्म कर देना। कौन है वो शख्स जिस पर आप एतमाद करके अपनी रियासत को सादतीन के खतरे से बचाएंगे? मेरी अजीम फतह का रास्ता रोकने वाला कोई भी शख्स मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। कोपैक के होते हुए अर्तुगरुल के साथ अमन नामुमकिन है। सादातीन की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कारज एसार भी छीनना चाहता है। फांसी का फंदा अगर जालिम के हाथों में है तो इंसाफ की तलवार मेरे हाथों में है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने एक बार फिर से ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत, किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा और हम सिर्फ़ और सिर्फ अमन के शराकतदार रहेंगे। हमेशा से लिए अमन के लिए हमने कोशिशें भी जारी रखी हैं, अपना किरदार भी अदा किया है और अब भी अमन के लिए तो काविशें जारी रखेंगे, लेकिन अगर कहीं पर कोई भी तनाज़ा होता है किसी भी किस्म का, उसका हिस्सा हम हरगिज़ नहीं बनेंगे, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, बल्कि पूरे ख़ित्ते में अमन चाहते हैं और उस अमन के लिए काविशें हम जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि अमन का नाम लेकर अगर किसी किस्म का कोई तनाज़ा किया जाता है तो उस तनाज़े का हम हिस्सा बनेंगे। तनाज़े का किसी सूरत भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अमन के लिए हमारी कोशिशें माजी में भी जारी रहीं, आइंदा भी जारी रखेंगे, इस वक्त भी जारी रखे हुए हैं। सो बेसिकली उनके कहने का मकसद ये था कि हम खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं, अमन चाहते हैं और अमन के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही आपने नाज़िया बिल्कुल ठीक कहा। जो एनालिसिस किया वज़ीर आज़म इमरान खान, देखा जाए तो बुनियादी तौर पे हमेशा से ये कहते हुए नज़र आए हैं कि किसी भी सूरत कहीं पर भी
चूँकि हम देख रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जब शुरू हुआ, यानी 2 दहाइयाँ पहले 9/11 के बाद, अगर हम उस तरफ से लेकर इसको ट्रेस करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को कभी हमने अपनी जंग कहा, कभी कहा कि हम पराई जंग लड़ रहे हैं, कभी अपनी जंग, यानी कन्फ्यूजन का शिकार रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में ये बात कहना बिल्कुल बजा है कि ये शुरू दिन से एक ही पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, वो ये कि ये हमारी जंग नहीं है, हम पराई जंग लड़ रहे हैं। पराई जंग लड़कर हमने जो नुकसान उठाया, इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के बाद, यानी अफ़गानियों का जो नुकसान हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जो जानें गई उनकी, वो उसके बाद वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पूरी दुनिया मुलव्वस थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। 70,000 के करीब जो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, तकरीबन 70,000 जानों से हमने हाथ धोए। उसके अलावा जो नुकसान हमारा इकॉनमी का हुआ, वो अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद हासिल हुसूल कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म हमेशा ये कहते हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म जो हमारे इमरान खान, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये पराई जंग है। अमेरिका को भी उन्होंने यही कहा हमेशा कि आप तालिबान के साथ उनको मार पीट के, उनको दबा के कोई मिलिटेंट इसका जो है वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हरगिज़ किसी भी सूरत जो है वो काबिल अमल सोल्यूशन नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, ये पायदार अमल नहीं हो सकता है। और वही हुआ 20 साल जंग लड़ने के बाद, यानी 2001 में अगर हम देखते हैं कि नवंबर 2001 से, यानी 9/11 होता है उसके 1-2 महीने बाद ही, 1.5 महीने बाद ही अफगानिस्तान में फोर्सेस जो है वो उतारना शुरू कर दी थी अफगानिस्तान। अमेरिका ने, नेटो फोर्सेस भी आ गई थी, अलाइड फोर्सेस आ गई थी उनकी। उसके बाद से देखें 2001 से लेकर 2021 तक, यानी 20 साल जंग लड़ी है तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने, नेटो फोर्सेस ने। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत भी दी। इस हवाले से तकरीबन 1 दहाई हो गई है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत के नाम पे उनको सिखाया जा रहा है, उनको असलहा दिया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही 2 दहाइयों बाद अमेरिका निकलता है, फिर तालिबान जो है, अब देख लें आप नाज़िया, के तकरीबन 80 से 85%, यानी सेफली भी अगर देखा जाए तो 75 से 80% अफ़गानिस्तान पर मोर और लेस, कुली और जुज़वी तौर पर तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका हल हमेशा से, जैसा कि आपने भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा से ज़ोर दिया इस बात पर कि फ़ौजी हल तो है ही नहीं। वहाँ पर अगर आप फ़ौज के ज़रिए से या ताकत के ज़रिए से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी। और अब वक्त ये बात साबित कर रहा है कि ताकत के ज़रिए से इस मसले को अगर हल करने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पर मसाइल बढ़ेंगे, खाना जंगी का ख़तरा हो सकता है, दीगर बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। जैसा कि अभी अगर हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें तो तालिबान की पेशकदमी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है, वो बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके हैं और मज़ीद भी जो दीगर इलाके हैं उन पर कब्ज़ा करने के लिए वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो मुज़ाकरात के लिए एक कोशिशें तवील अरसे तक की गई, अब वो तमाम तर कोशिशें पता नहीं कि उनका क्या हासिल वसूल है, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो मज़ीद एक मरतबा फिर से बिगड़ती चली जा रही है, जिसे बहुत मुश्किल से संभाला गया था और बहुत मुश्किल से मुज़ाकरात की मेज़ तक दोनों फ़रीक़ैन को लाया गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो PBS न्यूज़ है उसको इंटरव्यू में क्या कहा था, क्या कहना था, सवाल क्या थे, जवाब क्या दिए, ये आपको हमारे नुमाइंदे हारून इलाही तूर बताएंगे। उसके बाद दोबारा से इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अमरीकी नशरियाती इदारे PBS की मारूफ एंकर पर्सन जूडी वुडरफ को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली इजहार ख्याल किया और एंकर के सवालात के जामे जवाब दिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की चाहते हैं। What we do not want to be is part of any conflict. Now, if there's a conflict going on in Afghanistan and there are bases in Pakistan, we then become targets. We will then become part of a conflict which we were in the last 15 years, and we do not want. We want to be partners in peace, but not in conflict. Pakistan's position is very straightforward. We want to help, and we have helped, getting the Taliban to talk to the US, got them on the dialogue table. We have done our bit. The reason why we are in this position now is because the military solution failed. The best choice is that somehow we have a political settlement of Afghanistan where it is, as I repeat, an inclusive government. एक सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आज भी 30 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में सदारती इलेक्शन से पहले मुफाहमती अमल मुकम्मल होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। President Ghani should not have gone for his election. The moment he held the elections, the Taliban became outsiders and he was the president. I felt that he should have delayed the election so that everyone could have been included in the electoral process. So there automatically there would have been some political settlement.
But once he became the president, he then wanted the Taliban to come and talk to him. Taliban refused to talk to him. They were willing to talk to the Americans, to the other Afghan leaders, but they would not talk to President Ghani. And that's where the deadlock took place. वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि ख़वातीन से मुतल्लिक उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से यकसर हटकर पेश किया गया। इस्लाम ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम का दर्स देता है। Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. My comments were completely taken out of context. I used the word parda. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. Never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that is responsible. वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंकर के मुख्तलिफ सवालात पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात का भी तफसीली इहाता किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी किसी सूरत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की अफ़गानिस्तान के अमन से मुंसलिक है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के हवाले से तफसीलात उसमें बताई गई और बहुत वाज़ेह अल्फाज में यही कहा गया कि अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। इसी हवाले से वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विज़न है वो बेसिकली ये है कि पूरे ख़ित्ते में एक तरफ तो अमन कायम किया जाए और दूसरी जानिब पूरे ख़ित्ते को वस्ती एशिया और यूरोप से मिलाया जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात भी कर रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। बेसिकली ख़ित्ते में अमन कायम करना है, इस्तेहकाम कायम करना है और मुआशी तरक्की के लिए भी काम करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उज़्बेकिस्तान का भी दौरा अगर आपको याद हो तो उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा जब कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी तो वो कॉन्फ्रेंस भी यही थी कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया इन दोनों के दरमियान किस तरह से तिजारती लिंक जो है वो बढ़ाया जा सकता है, बसों को, ट्रकों को, ट्रेन्स का रूट बनाया जा सकता है, किस तरह से ये तमाम के तमाम ख़ित्ते, दोनों ख़ित्ते जो हैं जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो उनको किस तरह से एक दूसरे के लिए यूटिलाइज़ हम कर सकते हैं। उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का बाकायदा तौर पर यही कहना था कि हम सिर्फ वस्ती एशिया तक ही नहीं, साउथ एशिया से अब जब सेंट्रल एशिया पहुँचते हैं तो सेंट्रल एशिया से आगे यूरोप तक रास्ता जो है वो खुल जाता है। तो किस तरह से ये ट्रेड लिंक बन सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी बीच में क्या है, बीच में अफ़गानिस्तान का एक जोन आता है जो कि कन्फ्लिक्ट जोन कहलाता है, उसमें अमन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कुछ ऐसी, जैसे आपने भी कहा कि यही कुछ बात की आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने भी पाक अफ़गान मीडिया कनक्लेव के शुरका से जो है वो ख़िताब कर रहे थे। तफसीलात शेयर कर रही हैं इसकी सदफ़ अफसल हमारी नुमाइंदा। इस्लामाबाद में पाक अफ़गान यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम पाक अफ़गान मीडिया कॉन्क्लेव के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए, इससे तिजारत के लिए मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा विजन है जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान काम कर रहे हैं। हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह, हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं। हम अफ़गानिस्तान में इसलिए अमन चाहते हैं, एक तो अफ़गानिस्तान में हम इसलिए अमन चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो हमारा अपना, हमारे एक ही कबाइल के लोग हैं, हमारे दे आर आवर फ्लैश एंड ब्लड, उनका साथ हमारे रिश्ते हैं, उनके साथ हमारी सदियों की कराबतदारी है। वो हमारी इधर में तो हमारी ज़ुबानें एक हैं, हमारे कल्चर एक हैं, हमारा फैमिली सिस्टम्स एक हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा वजह यह है कि अफ़गानिस्तान अगर स्टेबल होता है तो सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान, अभी हम उज़्बेकिस्तान गए थे पीएम साहब के साथ, सबसे बड़ा जो इमरान खान का उज़्बेकिस्तान को लेकर के या अफ़गानिस्तान को लेके सबसे बड़ा हमारा क्या मकसद है, हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी है, उसके नतीजे में हम गवादर से लेकर के उज़्बेकिस्तान तक ट्रेन बिछा सकें। उसका क्या नतीजा होगा, सेंट्रल एशिया को गवादर और कराची की पोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी और हमें सेंट्रल एशिया की मार्केट अवेलेबल हो जाएगी और सेंट्रल एशिया के बाद यूरोपियन मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। सो सीपैक और यूरोपीय यूनियन इकट्ठा हो जाएगा।
सो दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रीम फॉर पाकिस्तान कि इसको हम यूरोपीय यूनियन को और सीपैक को हम इकट्ठा कर सकें एंड देन वी विल बिकम हब ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस इन दिस रीजन। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। अमेरिका और अफगान हुकूमत के साथ तालिबान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। जिस तरीके से पाकिस्तान ने लाखों अफगान ख़ानदानों को पाकिस्तान के अंदर रखा, एक भाईचारे का जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी अफ़गानिस्तान के लिए उसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे वो वीडियोस भी होंगी जिसमें अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं, जो अफ़गान महाजरीन के बच्चे जो हैं, वो बता रहे हैं कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी पाकिस्तान ने। 6000 से ज़्यादा अफ़गान स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं और ये तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को माजी में हमने होस्ट किया, जो कि अफ़गानिस्तान की पूरी आबादी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने फोरम के शुरा को मुखातिब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ और आरा दें। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़न और सकाफ़त के शोबे में मावनत फ्राहम करने के लिए वजारत इत्तलात पूरी तरह से तैयार है। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर ने मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल अफ़गान वफ़द के अरकान को सवेनियर और तहाइफ भी दिए। सदफ़ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। सदफ़ अफजल की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। और अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से बात हम प्रोग्राम के आगाज़ से ही कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें हमेशा से जारी हैं। पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा है और अफ़गानिस्तान में जो क़याम अमन है उससे सिर्फ अफ़गानिस्तान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और पूरे ख़ित्ते को जो बहुत सारे फ़वाइद होंगे, उनमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि मईशत की मजबूती के लिए बहुत सारे इक़दाम हो सकेंगे। पूरे ख़ित्ते के जो ममालिक हैं वो इंटरलिंक्ड हो सकेंगे, उनकी तिजारत के लिए बहुत सारे वसी मौक़े मौजूद हैं जिनसे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी बात की कि अब दरमियान में जो एक रुकावट आती है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली दूर करना है, इस मसले को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मसला अब पता नहीं किस तरह से हल होगा, किस तरह से हल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन और नेटो फोर्सेस जो हैं नाज़िया यहाँ से चली गई हैं। इनखला मुकम्मल हो जाएगा अगस्त के महीने में, यानी अगले महीने में इनखला मुकम्मल हो जाएगा। सबसे बड़ा जो फ़ौजी अड्डा था बग्राम का वो छोड़ दिया है उन्होंने। उसके साथ साथ देखा ये जा रहा है कि तालिबान की पेशकदमी भी जारी है। जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने तई शायद रजिस्ट कर रही हैं, डेफिनेटली कर रही होंगी। कुछ जगहों पर हमें इतलात भी मिली हैं कि तालिबान का हमला पसपा किया गया है या तालिबान को निकाल बाहर किया गया है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन है कि बहुत सारे ऐसे इलाके डेफिनेटली हैं जहाँ पर तालिबान को वेलकम किया जा रहा है, जैसे कंधार का ज़िला है, कंधार का सूबा है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तालिबान को वेलकम किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ तालिबान को वेलकम नहीं किया जा रहा, तालिबान की डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अब ये बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन किस तरह से कायम हो सकता है? क्या कोई एक ऐसा सोल्यूशन जो कि शायद तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो, निकल भी सकता है या नहीं निकल सकता? अफ़गानिस्तान की तारीख़ क्या कहती है? किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है? पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया नामवर तज्ज़ियाकार हैं इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब। इन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे इस शो का हिस्सा बनने का। ये बताइएगा न्याज़ी साहब कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन फ़ौरी तौर पे ऐसा हो सकता है कि जिसमें तमाम फ़रीक़ैन पावर शेयरिंग की बात करें? तो इमरान खान साहब ने भी पहले ये कहा कि पावर शेयरिंग उस वक्त हो सकती थी जब अमेरिकन और नेटो फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी। अब तो तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने का सोच रहे हैं, तो वो क्यों पावर शेयर करेंगे? और उसके साथ साथ अब अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, वो भी अपना ज़ोर लगाती नज़र आ रही है। लेकिन अगर तालिबान आ जाते हैं तो क्या ये प्री 9/11 ईरा शुरू नहीं हो जाएगा? देखिए बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है और सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है और फ्लूइड सिचुएशन है कि अभी ये असेसमेंट्स जो मगरबी हल्के हैं जो वहाँ मौजूद रहे वो भी उनको दिक्कत हो रही है कि किस तरीके से इस सूरत हाल का सलूशन निकाला जाए। अमेरिकन को देखें तो वो ये कहते हैं कि हमने वहाँ काफ़ी काम किया है,
हमने वहाँ कॉलेज खोल दिए, हमने यूनिवर्सिटियाँ खोल दी हैं, हमने मोबाइल फ़ोन नेटवर्क खोल दिया, हमने वहाँ जो अर्बन सेंटर्स हैं उन पे बहुत काम किया है और तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है पहले के मुताबिक 9/11 से पहले की सूरत हाल से। वो इसको अपनी कामयाबी गर्दानते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जी हमने इक्विप्ड कर दिया है, एयरफोर्स इक्विप्ड कर दी है, हमने वहाँ उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको ट्रेन कर दिया है, उनको इक्विप कर दिया है। ये वो अपने आप वो कामयाबियाँ बताते हैं इसकी। लेकिन जो तारीख ये जो बताती है बेसिकली जो बुनियादी वजह है उसका जो जोग्राफिया है अफगानिस्तान का वो बहुत अहम है। आबादी बहुत जो अर्बन सेंटर हैं बहुत छोटे छोटे हैं, आबादी फैली हुई है, तवील फासले हैं, ज़्यादातर आबादी उनकी जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो काबुल के अंदर है या एक दो और जो बड़े शहर हैं उनके अंदर है। जो तालिबान की जो कामयाबियाँ जो लोग कह रहे हैं डेफिनेटली वो हैं, उस पर हमारी बड़ी बात भी हुई है। अफगान जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई है, मगरबी जो तजज़ियाकार हैं उनसे भी बात हुई है, अभी होती रहती है ऑनलाइन। आजकल आपको पता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स आ गए हैं। तो उनका ये ख्याल है कि जो तालिबान है वो एक स्ट्रेटेजिक जो है वो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। वो उनकी कोशिश ये है कि अर्बन सेंटर्स को अलग थलग किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके अंदर कन्फाइन कर दिया जाए। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है और वो इस लिहाज से जो छोटे फिर उन्होंने जो छोटे जो इलाके हैं जो गांव देहात वगैरह हैं उनके इर्द गिर्द उन्होंने घेरा तंग किया है। कंधार बहुत अहम वो है, स्पिन बोल्दक है, ये इधर बहुत इनकी कामयाबी हैं। जो शुमाल में और शुमाल मगरब के अंदर उनकी बहुत कामयाबियां हैं। लेकिन अभी अर्बन सेंटर पर वो पहुंचे हैं, लेकिन ये उनके चांसेस मौजूद हैं जो कि सूरत हाल जो अभी कल ही एक उनके वो एक मज़ाहिया अदाकार को वहाँ तालिबान ने मार दिया है। तो उससे ये शवाहिद मिलते हैं कि अभी ये तब्दील नहीं हुए। अगर हुए हैं तो वो तालिबान अभी सरगर्म नहीं हुए जो कि तब्दील जिनके जहन तब्दील हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि मामला को ठीक तरीके से चलाएं। जो इसका बुनियादी हल है अब भी इट इज नेवर टू लेट। अब भी हल इसका है कि सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो नेटो हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, इन या सेंट्रल एशिया की जो ममालिक हैं वो बड़े अहम हैं इस सूरत हाल के अंदर। उनको बैठना होगा, सूरत हाल को उसका तजिया करना होगा और बीच की राह निकालनी होगी ताकि वहाँ की आबादियाँ जो अर्बन सेंटर वो भी बचे रहें। जो उनका तरक्की का प्रोसेस है वो अगर चल रहा है तो वो उसको तेज किया जाए और वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है। चीन से अभी ये तालिबान चीन गए हुए हैं, वहाँ मुज़ाकरात कर रहे हैं। चीन बहुत बड़ा अहम मुल्क है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुका है। रूस बहुत अहम मुल्क है। सो इन सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा और बीच की राह निकालना होगा, वरना सूरत हाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, मगरब के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए होगा। अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन होता है तो जो इस वक्त ये दौर है कनेक्टिविटी का, रीजनल कनेक्टिविटी का दौर है, ये प्रोसेस रुक जाएगा अगर और अफगानिस्तान बिल्कुल ये प्रोसेस रुक भी सकता है और मुतासिर भी हो सकता है। सर ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि जिस स्पीड से हम देख रहे हैं कि तालिबान की पेशकदमी जारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है। अब अगर ये पेशकदमी इसी रफ्तार से जारी रहती है और तालिबान अपनी रफ्तार को कम नहीं करते, रुकते नहीं हैं, तो क्या तब भी मुज़ाकरात की कोई सूरत निकल सकेगी, कामयाब मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्योंकि सूरत हाल तो हमें बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही बल्कि मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाती नज़र आ रही है। देखिए अस्करी जो सोल्यूशन होता है वो कभी कामयाब नहीं होता है तो किसी भी सूरत हाल के अंदर। आप वियतनाम को देख लीजिए, तो आखिरकार सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल के ऊपर बैठना पड़ा और उसका मसले का हल निकाला। इसी तरीके से यूरोप के अंदर जो बॉस्निया का मामला थे वो भी बातचीत के जरिए हल हुए। पहले जो अफगानिस्तान का मामला वो बातचीत के जरिए हल हुआ था। उस अस्करी सूरत हाल ये एक एलिमेंट जरूर होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेबल पे लाया जाए। वो उसके लिए तो ये फोर्स कर सकता है लेकिन कामयाबी नहीं, कुल्ली तौर पे इसको कामयाबी नहीं है। आखिरकार इनको टेबल्स पे बैठना। जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो प्रॉब्लम है
उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उनकी तरबियत अभी भी मुझे नजर आ रहा है। हमारी बात हुई है वहाँ पे अफगान जो सहाफ़ियों से भी हमारी बात हुई है और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जो मगरबी ज़राए के साथ काम कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि उनको पैसे ऑफर हुए, उनके अंदर करप्शन है, उन्होंने असलहा बेचा, करप्शन को वो इसको उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग वो प्रॉपर नहीं हुई। अभी पाकिस्तान का बॉर्डर का क्रॉस करके वो यहाँ हमारे यहाँ भी आए और इन्हें वापस किया गया। सो ये शो कर रहा है कि अभी वो उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जो सोचा गया था कि उनकी कैपेसिटी है और वो संभाल लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये कैपेसिटी है कि वो जो तालिबान है, क्योंकि वो उनको गुरिल्ला वारफेयर के वो आदी हैं और वो उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले इस पूरी सूरत हाल के अंदर। तो मुझे लगता है कि इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं होती, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती, उनको पीछे से कुमक नहीं मिलती, तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। सो आखिर जो है उनको टेबल पे आना होगा, चाहे तालिबान हो, चाहे दूसरे स्टेक होल्डर हो, चाहे अफगान हुकूमत हो। सही जी, बिल्कुल उन्हें मेज़ पर आना पड़ेगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर, और फिर मामले को हल करने की कोशिश की जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से क्या क्या कोई पॉसिबल वायबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बहरहाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि तमाम ख़ित्ते के लिए, क्योंकि ये वाकई अगर देखा जाए तो रीजनल कनेक्टिविटी का दौर है। रीजन्स आपस में, अब ममालिक आपस में या रियासतें आपस में गुफ्तो शनीद करने से ज़्यादा पूरे के पूरे ख़ित्ते, पूरे के पूरे रीजन्स जो है वो बात करते हैं। जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया रीजन्स की बात की इन्होंने, कि इन दोनों ख़ित्तों को जो है आपस में मिलाया जाए, किस तरह से मिलाया जा सकता है, और फिर आगे यूरोप, वो डेफिनेटली एक पूरा कॉन्टिनेंट है। तो अब बहरहाल अगर रीजन्स को मिलाना है, रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, तो रीजन के अंदर अमन व अमान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साउथ एशिया का अमन, ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया के साथ अगर आपने तिजारत करनी है, मामलात को, ताल्लुकात को, ह्यूमन रिसोर्स को आगे लेकर चलना है, तो अफ़गानिस्तान के मामलात को बेहतर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से इस्मतुल्लाह साहब ने भी यही बात की कि जो इस मसले का हल है वो फ़ौजी हल बिल्कुल भी नहीं है। ताकत के इस्तेमाल से ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। तो तालिबान भी अगर अपनी पेशकदमी को ही जारी रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस तरह से इस मसले का कोई हल निकल आएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बहरहाल आखिरकार आना उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर ही पड़ेगा और मुज़ाकरात ही इस मसले का हल है। बहरहाल जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ बात हम मौसम के हवाले से भी करेंगे। और मानसून बारिशों का जो एक सिलसिला है वो हम देख रहे हैं रिजवान के, वो जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ जो बारिशें हैं वो जारी हैं। गो के गर्मी की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी मांगी, उनमें हम भी शामिल थे कि बारिशें हो जाएं। लेकिन अब जो बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला है उसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और व्हाट टू टॉक ऑफ द अदर, जो आपने जैसे सिटीज़ या कोई विलेजेस की बात करें, तो इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में, जुड़वा शहरों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम देख रहे हैं E11 ख़ास तौर पर एक पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो शदीद पानी की रेलों की जद में रहा। मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी बह गईं, घरों के अंदर पानी घुस गया, बेसमेंट्स में जो लोग रिहाइश पजीर थे, क्योंकि बहरहाल यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बेसमेंट बनाकर उसमें जो है उसको भी बाकायदा रेंट आउट किया जाता है, लोग रहते हैं वहाँ पर। तो उसमें भी हमने देखा कि एक अफसोसनाक बल्कि हादसा भी हुआ कि एक माँ और उसका बेटा जो है वो पानी की भरने की वजह से बेसमेंट में वो जो है वो मर भी गए। लेकिन बहरहाल ये तमाम की तमाम सूरत हाल है। इंतज़ामिया काबू करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। वहाँ हमने देखा सुबह के वक्त जो है, जिस वक्त जैसे ये सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई या ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार की, तो उस वक्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, मुशीर पार्लिमानी उमूर जो हैं वज़ीर आज़म के डॉक्टर बाबर अवान, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो रावलपिंडी में नाला लई के इर्द गिर्द काफ़ी सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये नाज़िया नाला लई का एक ऐसा इशू है जो हर बरसात में उभरता है। अब ये जुलाई अगस्त, यानी शेख रशीद साहब भी आज यही फरमा रहे थे, वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि वो तो बहरहाल फ़र्जंदे पिंडी हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद थे, पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने बातचीत भी की और उन्होंने यही कहा कि ये एक बहुत देरीना हल तलब मसला है। पिंडी के बहुत सारे मसाइल हल हो गए, हो भी रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन नाला लई का मसला जो कि तुम अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल उन्होंने ये कमिटमेंट तो की है कि जनाब 70 डेज़ या 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो नाला लई पर काम शुरू हो जाएगा। होपफुल हैं हम कि काम शुरू हो जाए, वरना हर बरसात में नाला लई का मसला अपनी जगह पर खड़ा रहता है। बिल्कुल जी, लेकिन हम एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा है, कमिटमेंट की है कि बहुत जल्द इस मसले को हल किया जाएगा।
जाएगा, क्योंकि ये बहुत अरसे से चला आ रहा है मसला, और जैसा कि आपने कहा कि हल तलब मसला है, सब ये जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली उस तरीके से शायद काम नहीं किया गया, या अगर किया गया है तो बहुत कम पैमाने पर किया गया है कि ये मसला हर बरसात में इसी तरह से उभर कर सामने आता है और इसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बहरहाल जैसे आपने कहा कि दुआएं मांगी गई थी गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए। बरसात का मौसम है, मानसून है, और इस रीजन में, इस ट्रॉपिकल जोन में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। मानसून के सामने यानी फ्रंट पर ये पड़ता है, मानसून की जद में ये रीजन रहता है पूरा, जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम का तमाम ख़ित्ता, चाइना है, ये तमाम का तमाम ख़ित्ता जो है वो मानसून में हमेशा से रहा है। लेकिन हमेशा से ये मसाइल हमारे सामने आए हैं। पता नहीं इनको कौन हल करेगा नाज़िया, किस तरह से ये हल होंगे कि जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, हालांकि जैसे आपने भी कहा कि ये भी दूसरी बारिश ही ज़्यादा शदीद बारिश हुई थी, यानी लंबा दौरानिया जिसका लंबा था। अदरवाइज़ बारिशें हुई हैं, लेकिन वो चलें 10-15 मिनट हुई, उसके बाद ख़त्म हो गई, पानी बढ़ा फिर कम हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो बारिशें जिनका दौरानिया लंबा था, उसके बाद सूरत हाल वही ढाक के 3 पात हमें नज़र आए कि जनाब सिचुएशन जूँ की तूँ है। फिर ये बरसात का मौसम गुजर जाएगा, फिर मामलात हल होते हुए नज़र आएंगे हमें, और उसके बाद अगला बरसात जब आएगा तो फिर दोबारा खुदा ना करे यही मामलात, यही मनाजिर जो है वो हम हमेशा अपनी पीटीवी की स्क्रीन्स पर भी दिखाते हुए नजर बिल्कुल। अब रिजवान, इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि शहरी जो हैं वो इस सूरत हाल में खुसूसी एहतियात बरतें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन पेचीदा है और परेशान कर देने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने NDMA को और मुतल्लिका तमाम इदारों को चौकस रहने की भी हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए चौकस रहें और किसी भी किस्म की अगर एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उससे निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि इस किस्म की जो सूरत हाल है इससे निमटने के लिए इदारों को भी तैयार रहना है, शहरियों को भी एहतियात करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना बड़े पैमाने पर भी तबाही हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना नाज़िया, ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं, इंडोनेशिया बारिशों की ज़द में है, टर्की बारिशों की ज़द में है, यूरोप बारिशों की ज़द में है, अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो शदीद तूफ़ानी बारिशों की ज़द में है, चीन में, भारत में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और इसी तरह की तबाही वाले मनाजिर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सैलाबी रैले बाकायदा जो है वो गुजरते हुए गली मोहल्लों से, घरों से हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस दफ़ा बारिशें मानसून की का जो स्पेल गुजर रहा है ये बहुत ज़्यादा शदीद है, इसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है, दौरानिया भी बड़ा है। तो ये तमाम के, अब वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि इतनी ज़्यादा जब बारिश हो जाए नाज़िया, तो उसमें फिर ये इस किस्म के मनाजिर या इस किस्म की जो वाक़यात हैं वो होते हैं, उसको रोकना जो है वो बहरहाल नामुमकिन है, क्योंकि बारिश को कौन रोक सकता है। लेकिन इंतज़ामिया को जैसे हिदायत की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। इससे कम अज़ कम ये ज़रूर है कि जल्द अज़ जल्द इस सूरत हाल से, इस ख़तरनाक सूरत हाल से बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल जी। और इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि बारिशों का क्या सिलसिला रहेगा और इंतज़ामिया क्या इंतज़ामात कर रही है, क्या इक़दाम कर रही है, ये तमाम तर तफसीलात राना इफ्तिखार अहमद ने अपनी रिपोर्ट में बताई हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। शदीद बारिश के बाइस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सेक्टर E11 सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। शदीद बारिश की वजह से सेक्टर E11 से गुजरने वाले नाले में तुगयानी से इसके करीबी घरों और प्लाजों के तहखानों में पानी भर गया। एक घर के तहखाने में पानी भरने से माँ बेटा जाम बहक हो गए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ईद वाले दिन भी पानी आया था, मगर ये पीछे सोसाइटी बन रही है, इसके नाले बंद हुए हैं तो तब ये पानी चढ़ा है। बेसमेंट भरा हुआ था पानी से, और एक वालदा थी, 3 बच्चे थे, एक बच्चे की और वालदा की डेथ हो गई है। पहाड़ों का सारा पानी यहाँ से आ रहा है, पीछे देखें कितना खुली जगह, और यहाँ से तकरीबन कोई 10 बाय 10 का नाला होगा जिसके अंदर थ्रू आउट ये अभी हम नाले के ऊपर खड़े हुए हैं। पहले पानी नहीं आया, ये ईद वाले दिन आया, उस टाइम मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं आई, तो सब लोगों ने इस एरिया में जितने लोग रहते हैं किसी ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उस टाइम रोड पे पानी था। नुकसान है, देखिए जी, प्रॉपर्टीज़ का बड़ा नुकसान है, वहाँ पे शॉप्स थी, नीचे लोगों के बिजनेस थे, लोगों के कारोबार थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पानी की वजह से। मुतासरा इलाकों में पाक फौज समेत ज़िली इंतजामिया की टीमें पहुँच गयी और निकासी आब और इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। ज़्यादातर बेसमेंट बने हुए हैं, उनमें काफ़ी बेसमेंटों में पानी है, हमारे मुख्तलिफ जगहों पे टीमें काम कर रही हैं। इस टाइम हमारी ये E11 में तकरीबन कोई 8 टीमें काम कर रही हैं जी। ज़्यादा मसला ये बेसमेंट्स वगैरह का बनता है और वहाँ पे पूरी टीमें पूरी इस्लामाबाद में काम कर रही हैं जी। यहाँ पर ये जितनी 6-7 प्लाजे आपको नज़र आए सारे पानी से भरे पड़े हैं
और इंतज़ामिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी PG-11 के घर हैं ना, सारे के बेसमेंट जो है अभी भरे पड़े और अपनी वताब के तहत वो मतलब पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लिमानी अमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान और DC इस्लामाबाद ने सेक्टर E11 के बारिश के पानी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि जिस सोसाइटी और इदारों ने गफलत बरती, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई और इन पर बनी तजावजात खत्म करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, ये टॉस इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच ब्रिज टाउन में खेला जा रहा है। पहला T20 मैच है। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। ये आपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं मनाज़िर, ये दोनों कप्तानों के दरमियान टॉस हुआ है और पाकिस्तान ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। यानी वेस्ट इंडीज़ जो है वो पहले बैटिंग करेगा और उसके बाद पाकिस्तान उस टारगेट को चेज़ करने की, अचीव करने की कोशिश करेगा। ये 4 T20 मैचेस की सीरीज़ है। पहला मैच ब्रिज टाउन में वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो T20 मैचेस खेले गए हैं उनमें पाकिस्तान का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी नज़र आता है। 13 T20 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 T20 मैचेस जो हैं वो सिर्फ अभी तक वेस्ट इंडीज़ जीत सका है। तो बहरहाल ये सूरत हाल ये अब स्क्रीन्स पर देख रहे हैं मनाजिर जनाब ब्रिज टाउन में शाम 7 बजे से, यानी अब से आधे घंटे बाद तकरीबन 25-30 मिनट के बाद जो है मैच शुरू होगा और वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करेगी। वसीम जूनियर को पहला मैच जो है वो खिलाया जा रहा है, यानी मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो अपना डेब्यू कर रहे हैं आज T20 मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हम कुछ बात कर रहे थे मौसम के हवाले से। बारिशों का सिलसिला भी जारी है और कुछ तज़किरा अगर हम रिजवान रावलपिंडी का कर लें तो गुज़िश्ता रात वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से नाला लई में तूग़यानी आई, जैसा कि आपने भी कहा, और पानी की जो सतह थी वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रेस्क्यू 1122 की टीम्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँची, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ भी किया और अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है इस हवाले से, क्योंकि बारिशें जो हैं वो तवील दौरानिए की बारिशें हैं और मुसलसल बारिश हो रही है, और जो मुसलसल जारी बारिश है उसमें फिर जो इमदादी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसमें भी यकीनन बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। वो उस फ्लो के साथ आप इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी नहीं रख सकते जो कि नॉर्मल रूटीन में हो सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब लाहौर में क्या सिचुएशन है, पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो मानसून का स्पेल आया है ये क्या सिचुएशन लेकर आया है और क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब खान ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपके लिए तैयार किया है, आपसे शेयर करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावलपिंडी में गुज़श्ता रात तकरीबन 4:30 बजे शुरू होने वाले बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जिससे बारिश का पानी कई घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम ने बारिश के खदशे के पेश नज़र पहले ही 9 मकामात पर टीमें रवाना कर दी थीं। कटारिया पुल और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज बुलंद हुई तो मसाजिद के लाउड स्पीकर से मुतासरा इलाकों में हंगामी ऐलानात और सायरन बजाए गए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी कर ली गई है और पाक फौज के दस्ते भी शहरी इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में शरीक हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से नाला लई के करीब रहने वाले लोगों को हिदायत जारी की गई कि वो बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें और हिफाजती मकामात पर चले जाएं ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने नाला लई पहुँचे। वासा पहुंचा हुआ है, कारपोरेशन मौजूद है, पुलिस सारी मौजूद है, ट्रुप्स भी आए हुए हैं, 1122 भी मौजूद है, तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बारिश भी कम हो गई है, 2-4 फुट कम हो गया पानी, लेकिन हम अलर्ट हैं, हम ड्यूटी पे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती आफात से बचाव के इदारे के तर्जुमान के मुताबिक मर्दान में बारिश के नतीजे में होने वाले हादसात में एक घर को जुज़वी नुकसान पहुँचा और एक घर मुकम्मल तबाह हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ कंपनसेशन पॉलिसी के तहत जा बहक अफराद के लिए 3-3 लाख और शदीद जख्मियों के लिए 1 लाख की इमदाद दी जाएगी। मलका कौसार मरी और इसके मुजाफाती इलाकों गलियात, भूरबन और न्यू मरी में बारिशों के पेश नज़र गलियात आने वाले सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तर्जुमान गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जुम्मे के रोज तक जारी रहने का इम्कान है, इसलिए सयाह बारिश के वक्त और अंधेरे में ड्राइविंग से इज्तनाब करें। शदीद बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर हो सकती है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान डिवीजन समेत आइंदा दिनों में तेज बारिश मुतवक्को है और ये सिलसिला 24 से 48 घंटे तक जारी रह सकता है। रावलपिंडी में शदीद बारिश और नाला लई में तुगयानी के पेश नज़र इंतजामिया, PDMA और रेस्क्यू 1122 को हम वक्त तैयार रहने की हिदायत की गई है।
इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, इमरान मनसब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मॉनसून का स्पेल जो है वो जारी है और चूँकि इसका दौरानिया और इसकी शिद्दत दोनों जो है वो बड़े हैं, इस वजह से देखा जाए तो पूरे के पूरे मुल्क में ही कम व बेश हर जगह पर बारिशें हो रही हैं और हर जगह पर यही सिचुएशन इस तरह की है कि फ़्लड अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर किया जा रहा है। ख़दशा क्या ज़ाहिर किया जा रहा है, बल्कि अर्बन फ्लडिंग हो रही है बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगहों में। अभी हमने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी मनाजिर, लाहौर के मनाजिर आपसे शेयर किए। उसके साथ साथ नाज़िया, ये देखने की बात है कि अब ये स्पेल किस हद तक आगे जाएगा, कितनी इसकी शिद्दत होगी, इसकी कॉन्सनट्रेशन कहाँ कहाँ पर होगी। बिल्कुल, और इसका दौरानिया क्या रहेगा, ये कब तक जारी रहेगा, और इससे मज़ीद जो है वो एहतियाती तदाबीर भी यकीनन जानने की हमें ज़रूरत है कि अब जब इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो उससे बचने के लिए भी यकीनन एहतियात की भी ज़रूरत है। जहाँ इदारों को इक़दामात करने हैं, वहाँ आवाम को भी कुछ ना कुछ एहतियात यकीनन ज़रूर करनी है, क्योंकि बारिशों का जैसा कि आपने कहा कि सिलसिला वो तो जारी है और इसकी ड्यूरेशन भी दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि वो तवील अरसे तक जारी रहने वाली है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। ज़हीर बाबर, डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को टाइम दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। ज़हीर साहब, अब बारिशों का सिलसिला जारी है, मानसून की ये बारिशें हैं और तवील दौरानिए से ये बारिशें जारी हैं। सूरत हाल हमारे सामने है, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ रहा है। ये बताइएगा कि जो ये स्पेल है बारिशों का, इसका दौरानिया कितना रहेगा, कब तक ये बारिशों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और इसकी शिद्दत में क्या कमी आएगी या मज़ीद ज़्यादा होगी इनकी शिद्दत? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पीक मानसून सीजन से गुजर रहे हैं। एंड ऑफ अगस्त और सितंबर जो है वो मानसून सीजन है, और जुलाई एंड अगस्त के स्टार्ट में अच्छी रेनफॉल जो है वो एक्सपीरियंस करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खुसूसन मुल्क के बालाई हिस्से जिनमें पंजाब के हिस्से शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम रेनफॉल्स जो हैं वो मानसून सीजन में होती हैं। इसलिए हम एक मानसून गुजर और 3 रोज़ के दौरान पंजाब के बालाई हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई हिस्से और कश्मीर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, और बाज़ मकामात में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। और इस बारिश के बायस जो है वो जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा रहेगा। इसी तरह फ्लैश फ्लडिंग है। ज़हीर बाबर साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप किसी ऐसी जगह एडजस्ट कर सकें जहां से आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे, क्योंकि ये हम चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के तवस्सुत से कि किस तरह अब ये बारिशों का स्पेल कितना बढ़ेगा आगे। ज़हीर बाबर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइएगा, ये क्लाउड बर्स्ट का भी जिक्र हो रहा है, मीडिया में भी चला है, सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी खबर गर्दिश कर रही है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है इस्लामाबाद, कहीं पिंडी, इन इस खित्ते में कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो एक तो ये कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है या नहीं, इसमें कितनी हकीकत है। दूसरा ये कि ये टर्म है क्या, किस तरह से क्लाउड जो है वो बर्स्ट होता है। देखें, जो रेनफॉल एक्सपीरियंस की है आज इस्लामाबाद में सुबह के वक्त, वो मानसून रेनफॉल थी, और मानसून रेनफॉल के अंदर ये फिनोमिना है कि एक्सट्रीम रेनफॉल जो है वो थोड़े से ऐसे के अंदर हो जाती है, और ये इसका टिपिकल वेदर फिनोमिना है। तो ये एक एक्सट्रीम जो है हैवी रेनफॉल थी जो कि सुबह के वक्त हमने मानसून सीजन के अंदर एक एक्सपीरियंस की है। क्लाउड बर्स्ट जो है बेसिकली एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि रेनफॉल को डिस्क्राइब करने के लिए होती है, जो कि एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर हैवी रेनफॉल हो जाए इन अ स्मॉल एरिया। तो उस फिनोमिना को जो है वो क्लाउड बर्स्ट के फिनोमिना से इसको कहते हैं। इसका बर्स्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट को डिफाइन किया जाता है इस वर्ड से। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो स्पेल अभी चल रहा है, एक तो ये कि ये इसकी शिद्दत इतनी ही रहेगी, कब तक रहेगी, और ख़ास तौर पे इसका जो इर्तकाज़ है वो किस किस जगहों पर, किन किन इलाकों पर ज़्यादा होगा। ये जो स्पेल 2 से 3 रोज जारी रहेगा, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है मुल्क के अपर पार्ट्स में, खुसूसन पंजाब के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं अपर पार्ट्स, उसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, इन ये एरियाज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसके अलावा फैसलाबाद और सरगोदा रीजन में भी जो है वो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है विद आइसोलेटेड हैवी फॉल्स। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके जो बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं जिनमें माउंटेनियस एरियाज, सब माउंटेनियस एरियाज शामिल हैं, दीर, मालाकंड, हज़ारा, कोहिस्तान,
ये तमाम एरियाज़ में जो है वो अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। उसके अंदर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल्स भी हैं। इसी तरह कश्मीर के जो है उसमें भी आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वो रेनफॉल जो है हैवी रेनफॉल जो है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल वो भी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स और जो फ्लैश फ्लडिंग है उसके भी चांसेस हैं। सही, लैंडस्लाइडिंग का आपने जिक्र किया ज़हीर साहब, तो ये फरमाइएगा कि कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का ज़्यादा खदशा है, और वहाँ पर फिर जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनको इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या उन्हें भी एहतियात करने की यकीनन ज़रूरत तो है? क्या वो सफ़र से गुरेज करें या वो सफ़र कर सकते हैं? देखें, ये डिसीजंस जो हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं या जो टूरिस्ट हैं, वो वेदर फोरकास्ट से एक तो इन टच रहें उन एरियाज़ के लिए, और दूसरा ये है कि वो जो कि वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनको देख लें, रोड कंडीशंस वगैरह को आया वो रोड कंडीशंस कैसी हैं, और उसके हिसाब से फिर वो जो है उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए उन एरियाज़ का, उन जगहों का जो है वो सफ़र इख्तियार करें। जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर जो रिवर्स हैं उनके अंदर फ्लैश फ्लडिंग का चांस रहता है। सही जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़हीर बाबर हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल हमसे शेयर कर रहे थे कि अब क्या सिचुएशन है और कितने अरसे तक रहेगी।